वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेशवा पैरामेडिकल पर। मैं अभिषेक शुक्ला आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बच्चा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार होना आज के इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि यस सर जी, आई एम रेडी दिस क्लास, है ना, कि हम तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए, है ना। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप तैयार हो कि नहीं। नो, बिल्कुल सर जी तैयार हैं मैदान जंग में। और आज हम लोग बायोलॉजी के, हम कहते हैं ना कि वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको पैरामेडिकल में एक सीट बच्चा दिला सके, ठीक है ना। अगर आपको पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एक सीट कंफर्म करना है तो इस क्लास को देखकर जाइएगा, हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आज का हमारा लोगों का जो टास्क रहेगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं। आज हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के, ठीक है ना, किसके सब्जेक्ट के? बायोलॉजी के, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास का बच्चा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि विद्युत, क्वेश्चन है कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। क्वेश्चन है विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। ए नंबर पे हो जाएगा यदि लघुपथन हो जाए तो धारा भूमि में हो जाएगी, चली जाएगी। बी नंबर पे इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है। सी नंबर पे यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। और डी नंबर पे है इससे विद्युत का उच्चवाचन दूर हो जाता है। इससे विद्युत का क्या हो जाता है मेरे डियर स्टूडेंट्स? उच्चवाचन दूर हो जाता है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये सॉरी प्रैक्टिस सेट है आपका, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर मैं 1 करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट है, क्या है आपका? प्रैक्टिस सेट है। और इसका क्वेश्चन नंबर भैया 1 आपकी स्क्रीन पे है। अगर इसके सही जवाब की बात की जाए तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि लघुपथन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। यदि परिपथ में क्या हो जाए? लघुपथन हो जाए तो धारा कहां चली जाएगी? भूमि में चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। क्या है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण परिणाम है? ए नंबर पे हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बी नंबर की बात करें बच्चा तो बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण। सी नंबर की बात की जाए तो अपवर्तन और परिक्षेपण। और डी नंबर की बात की जाए तो ध्रुवण और व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? ध्रुवण और व्यतिकरण हो जाएगा। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का? हाँ बिल्कुल डियर, प्रश्न नंबर 2 का सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? ए नंबर पे है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बी नंबर पे है बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण। सी नंबर पे अपवर्तन और परिक्षेपण। और डी नंबर पे है ध्रुवण और व्यतिकरण। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण हो जाएगा। ए विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह सकते हो बच्चा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। तो आप कहोगे कि सर जी ए विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं। साबुन का देखो सूत्र कोई बच्चा जानता है? ये मिक्स क्वेश्चन है, बायोलॉजी के नहीं है, ठीक है ना। साबुन का सूत्र होता है बच्चा C17H35COONA, ठीक है ना।
साबुन का सूत्र क्या होता है? C17H35COO होता है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यस सर जी, होता है। ये भी होता है C17H35COO। ठीक है ना? कठोर एक साबुन होता है बच्चा, और एक आपका मृदु साबुन होता है। साबुन के भी दो प्रकार होते हैं, एक बाबू कठोर साबुन होता है और एक बाबू मृदु साबुन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और धमाकेदार तरीके से आपकी स्क्रीन पे एंट्री कर रहा है प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, है ना? कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है, गलत ठहराता है बच्चा, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जाता है? बस ऊर्जा को बच्चा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ए ऑप्शन पे दिया है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी नंबर पे दिया है ले सैतेलिया का नियम, और सी नंबर की बात की जाएगी तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और डी नंबर पे है परासरण का नियम। डी नंबर पे क्या है मेरे दोस्तों? परासरण का नियम है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए बच्चा, आप कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलोगे सर जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को ना तो बच्चा उत्पन्न किया जा सकता है इस नियम के अनुसार, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की धमाकेदार तरीके से आपकी स्क्रीन पे एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही जवाब हो जाएगा? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? प्रश्न है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। ठीक है ना? तो वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? आवेशन की देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्रिया तब होती है, कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। क्या प्रवाहित होते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं, होता है ना? अब मान लो इलेक्ट्रॉन की दिशा हमारा ए बी है, ए से बी की ओर है, तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा बी से ए की ओर होगी। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या याद रखना है? कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है हमेशा धारा के विपरीत दिशा में होती है। किधर होती है? धारा के विपरीत दिशा में होती है। सभी को यहां तक क्लियर हुआ? यस सर जी, यहां तक तो क्लियर हुई गवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहां बढ़ा जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, और उसका आंसर हम सभी लोग देने को तैयार है मेरे सर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चा प्रकाश की गति के लिए, बी नंबर पे है ऊष्मा की तीव्रता के लिए, और सी नंबर पे है ध्वनि की तीव्रता के लिए, डी नंबर पे है रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही जवाब हो जाएगा? डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ना, 5 का सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? ध्वनि की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए। तो याद रखना, जो डेसिबल मात्रक होता है किसकी यूनिट होती है? आप ध्वनि की तीव्रता की। डेसिबल किसका यूनिट होता है? ध्वनि की तीव्रता का। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर जी, यहां तक तो क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, बढ़ा जाए ना? बिल्कुल सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? प्रश्न कह रहा है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? आप जानते हो 2 प्रोटॉन, परमाणु संख्या तो 2 + 2 + 2 कर दोगे, कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यस सर जी, यहां तक तो हमको क्लियर हो गया है, यहां तक तो सर जी हमको क्लियर हो गया है। सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना? क्या सही जवाब है? सी बिल्कुल सही जवाब है, 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और प्रश्न नंबर 7 का आप सभी लोग उत्तर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कह रहा है 7 नंबर पे, एक छत्ते में रानी कितनी होती हैं? मधुमक्खी की संख्या। आप लोगों को बताना है कि एक छत्ते में रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है। मतलब एक छत्ते में रानी मधुमक्खी कितनी होती हैं? एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, या फिर 4 होती हैं? या फिर डियर स्टूडेंट्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो एक छत्ते में रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है? सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फास्ट जवाब आना चाहिए सभी प्यारे स्टूडेंट्स का। तो इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1। क्यों कहा गया ना, एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। अगर 2 हो जाएंगे तो एक राज्य में 2 राजा कभी नहीं हो सकते हैं, अन्यथा प्रजा का दुख और बढ़ जाता है। ऐसे ही एक छत्ते में बच्चा एक ही रानी मधुमक्खी होती है। वो कहा जाता है ना, एक राज्य में जिस प्रकार 2 राजा नहीं हो सकते हैं, वैसे ही एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियां नहीं हो सकती हैं। अगर होंगी तो प्रजा का दुख और बढ़ जाएगा, है ना? अब जैसे एक राजा कहेगा आपसे नहीं गेहूं की खेती करिए, एक ने कहा नहीं नहीं धान की करिए, तो आप किसकी मानोगे? तो इसमें जनता बीच में पिसती है। तो एक लोगों का शासन होना चाहिए जिससे सब चीजें कैसी चल पाए, सही ढंग से चल पाए मेरे डियर स्टूडेंट्स। वो एक श्लोक दोहा है ना कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाय, घटत घटत सुन फिर घटे, बर समूह को मिलाए। जिस प्रकार हम लोगों के पास संपत्ति बच्चा बढ़ने लगती है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, तो हमारे लोगों का मन रूपी कमल भी बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों के पास संपत्ति कम होती है तो हमारा मन रूपी कमल नहीं घटता है और हम लोग मरे के समान हो जाते हैं, हो जाते हैं ना? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है? ऐसा कौन सा स्तनधारी बच्चा है जो अंडे देता है? अधिकांश आपने देखा होगा जो जीव स्तनधारी होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, बल्कि वो बच्चों को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? वो शिशुओं को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो क्वेश्चन है अंडा देने वाले स्तनधारी कौन है? ए नंबर पे बच्चा कंगारू होगा, बी नंबर पे डक बिल्ड प्लेटिप्स होगा, सी नंबर पे ओपोसक होगा और डी नंबर पे है उदिलाव होगा। डी नंबर पे क्या है? उदिलाव होगा। तो अंडा देने वाली स्तनधारी कौन है? सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे
कि अंडा देने वाले स्तनधारी कौन सा है? डक विल्ड प्लेटिप्स। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डक विल्ड प्लेटिप्स, डक विल्ड प्लेटिप्स हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ा जाता है। सभी लोग रेडी हो ना? सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे यस सर जी रेडी हैं, और आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? प्रश्न है कि काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चा जड़, बी नंबर पे है तना, सी नंबर पे है पत्ती, और डी नंबर पे है बीज। तो काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ से, तना से, पत्ती से, या फिर बीज से? क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बता दीजिए। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा डी बीज। तो काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है बच्चा? बीज से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? बीज से प्राप्त की जाती है। आप लोग याद रखना कि काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बीज से प्राप्त की जाती है मेरे डियर स्टूडेंट। किससे? बीज से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है कि रबी की फसल कब बोई जाती है? प्रश्न क्या कह रहा है कि रबी की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मार्च अप्रैल में, बी नंबर पे जून जुलाई में, सी नंबर पे अक्टूबर नवंबर में, और डी नंबर पे नवंबर दिसंबर में। डी नंबर पे क्या है? नवंबर दिसंबर में। तो बच्चा बताइए आप सभी लोग, रबी की फसल कब बोई जाती है? बिल्कुल अगर इसके सही बात जवाब की बात करें, सी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती है ना? और ये मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे गेहूं हुआ, है ना? कब काटी जाती है बच्चा? मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। सभी बताएंगे यहां तक क्लियर हो गया? यस सर जी यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग हमारे रेशवा पैरामेडिकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चा, क्या क्या मैम? नहीं अभी नहीं। अगर आप लोग रेशवा पैरामेडिकल पर को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सभी लोग क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की नंबर 1 तैयारी, ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है ना? क्या हमारी फैकल्टीज हैं? रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ, आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और इंग्लिश है। फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश की जो क्लासेस हैं बच्चा, ये सभी आपकी प्राइवेट चल रही हैं। मैथ ये सभी कैसी चल रही हैं? प्राइवेट चल रही हैं। तो आप लोग इन विषयों की भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 9140611189। इस नंबर पे आपको क्या करना है? कॉल कर लेना है। क्या कर लेना है मेरे डियर स्टूडेंट्स? कॉल करके बैच को परचेस कर लेना है। मात्र 299 रुपए में आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चा 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तना नहीं है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आलू होगा, बी नंबर पे मूली होगा, सी नंबर पे प्याज होगा, और डी नंबर पे अदरक होगा। डी नंबर पे क्या होगा? अदरक होगा। कौन सा तना नहीं है? तो याद रखना, जो मूली है बच्चा
वो तना नहीं है। मूली क्या नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट्स? मूली तना नहीं है। यहां तक सभी को समझ में आया? मूली क्या नहीं है? तना नहीं है। तो आप कह सकते हो सर जी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आलू, बी नंबर पे चावल, सी नंबर पे गन्ना और डी नंबर है इन सभी में। डी नंबर पे क्या है? इन सभी में है। तो निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? वेरी फास्ट कमेंट करिए सभी लोग। जितने भी स्टूडेंट्स इसका आंसर दे सकते हैं देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इन सभी में, इन सभी में निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? आलू में भी, चावल में भी, गन्ना में। कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं परिभाषित करूं तो सभी लोग समझ लेंगे कि जो बच्चा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट बच्चा दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कार्बो प्लस हाइड्रोजन। तो आप कह सकते हो कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे बच्चा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। यहां तक सभी को समझ में आया? यस सर जी। क्वेश्चन 12 तक तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो बिल्कुल डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। प्रश्न है कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम क्लोराइड, बी नंबर पे कैल्शियम फॉस्फेट, सी नंबर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी नंबर पे है सोडियम क्लोराइड। डी नंबर पे क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो अगर इसके सही जवाब की बात करें तो बच्चा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर जी, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्या सही जवाब हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी, बी इसका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो चुंबकीय डिस्क है ना उस पर किस पदार्थ की बच्चा परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सभी लोग इसका आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है आयरन ऑक्साइड, बी नंबर पे है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सी नंबर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी नंबर पे है सोडियम फेरो ऑक्साइड। क्या है? सोडियम फेरो ऑक्साइड। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम फेरो ऑक्साइड। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जो प्रश्न नंबर 14 है ना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हाँ, प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना? ए बिल्कुल सर जी सही हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ए बिल्कुल सही जवाब है, आयरन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। तो आप कह सकते हो
कि ये बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? ए बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए नंबर पे हरमन होलेरिथ, बी नंबर पे चार्ल्स बेबेज, सी नंबर पे बेल्स पास्कल और डी नंबर पे है विलियम बुरोस। डी नंबर पे क्या है? विलियम बुरोस है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बता दें कि जो प्रश्न नंबर 15 है इसका राइट आंसर मेरे रसगुल्लों क्या हो जाएगा? इसकी बात करें तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। और ए आपका प्रैक्टिस सेट है, तो आप जानते हो इसमें आपके ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, ऑल सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज का था। किसका था डियर स्टूडेंट्स? चार्ल्स बेबेज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? प्रश्न है कि कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाव का, ज्योति तीव्रता का। तो सभी बच्चे इसका फास्ट आंसर करें कि जो कैंडेला है, कैंडेला वो किसका मात्रक है? कैंडेला डियर किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाव का या फिर ज्योति तीव्रता का? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। तो कैंडेला किसका मात्रक है मेरे डियर स्टूडेंट्स? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? ए नंबर पे है डायनोमो द्वारा, बी नंबर पे है ट्रांसफार्मर द्वारा, सी नंबर पे रेक्टिफायर द्वारा और डी नंबर पे है मोटर द्वारा। डी नंबर पे क्या है? मोटर द्वारा है। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? डायनोमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा या फिर मोटर द्वारा हो जाएगा। बताइए सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेक्टिफायर द्वारा। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा। ओके। और विद्युत मोटर आप सभी जानते हैं कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये लोग आप लोग याद रखना, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है बच्चा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है डियर? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। और जो डायनोमो होता है इसका कार्य होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा में बदलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी को समझ में आ रही है ना क्लासेस? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें कि यस सर जी समझ में आ रहा है। और क्लास एंड होने के बाद में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बच्चा कमेंट भी किया करो कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, है ना। लग रही हैं तो सभी लोग सर को क्या करेंगे? सपोर्ट बच्चा करेंगे। जल है, प्रश्न है जल मतलब H2O, जल का फार्मूला H2O
और भारी जल का बच्चा होता है D2O। भारी जल का फार्मूला D2O होता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है जल है A नंबर पे मिश्रण, B नंबर पे यौगिक, C नंबर पे तत्व और D नंबर पे उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि जल क्या है। जल एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है, या फिर जल तत्व है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएं। है ना, जल कैसा है? जल एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। क्योंकि यौगिक कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तब बच्चा यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु, जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु जब मिलता है तब आपका H2O का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2O का निर्माण होता है। आप कह सकते हो यहाँ पे तब 4H हो जाएगा, है ना, तब इस इक्वेशन बैलेंस होगी। आप लोग ऐसे नहीं, ऐसे ही याद रखिए। क्या याद रखना है आपको? कि H2 एक अणु, दो अणु हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन का मिलता है तो जल का निर्माण होता है। और जब दो तत्व आपस में मिलते हैं बच्चा तो उन्हें मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स? मिश्रण कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, और प्रश्न नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मिक अम्ल, बी नंबर पे ऑक्जेलिक अम्ल, सी नंबर पे साइट्रिक अम्ल और डी नंबर पे है एसिटिक अम्ल। डी नंबर पे क्या है दोस्तों? एसिटिक अम्ल है। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब दें कि क्वेश्चन नंबर जो 90 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चा, ऑक्जेलिक अम्ल। आप लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्या है? आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। साथ ही आपको फॉर्मिक अम्ल का भी फार्मूला बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? आप लोग साथ में ये भी याद रखोगे, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन के आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। कमेंट बॉक्स में जाइएगा और दोनों प्रश्नों के आंसर हमें बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल डियर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऊन, बी नंबर पे रेशम, सी नंबर पे चमड़ा और डी नंबर पे नाइलोन। डी नंबर पे क्या है? नाइलोन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन नहीं है, रेशम नहीं है, चमड़ा नहीं है या फिर नाइलोन नहीं है। बिल्कुल इसका सही जवाब डी हो जाएगा, नाइलोन नहीं है। क्या नहीं है? नाइलोन नहीं है। तो नाइलोन जो बच्चा है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कह रहा है लेंग हार्न का मूल स्थान कहाँ है? प्रश्न है कि लेंग हार्न का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इटली, बी नंबर पे हो जाएगा डेनमार्क, सी नंबर पे आयरलैंड और डी नंबर पे हो जाएगा ब्रिटेन। डी नंबर पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ब्रिटेन हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे कि लेग हॉर्न का मूल स्थान कहाँ है? इटली, डेनमार्क, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। बिल्कुल सभी बच्चे बताएंगे कि लेग मार्क का मूल स्थान कहाँ है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इटली हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों?
ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। यस सर जी, ए को लॉक कर दिया जाए। तो बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट्स, ए को हमने क्या किया, लॉक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन कह रहा है कि गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल निम्न में से कौन सी है। प्रश्न कह रहा है गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल निम्न में से कौन सी है। ए नंबर पे बच्चा हरियाणा, बी नंबर पे अमृत महल, सी नंबर पे साहिवाल और डी नंबर पे है नागौर। डी नंबर पे क्या है, नागौर है। तो गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल निम्न में से कौन सी है। हरियाणा होगी, अमृत होगी, साहिवाल होगी या फिर नागौर होगी। या कौन सी मेरे दोस्तों होगी, नागौर होगी। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साहिवाल होगी। क्या सही जवाब होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, साहिवाल। तो दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है, साहिवाल होती है, जो सर्वाधिक दूध देती है। तो जिस गाय की नस्ल साहिवाल है, जो गाय साहिवाल नस्ल की है, वो सबसे ज्यादा दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहां स्थापित की गई है। प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहां स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी नंबर पे कर्नाटक, सी नंबर पे बच्चा हिमाचल प्रदेश और डी नंबर पे महाराष्ट्र। डी नंबर पे क्या दिया है, महाराष्ट्र दिया है। तो आप लोग बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहां स्थापित की गई, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती कहाँ है बच्चा, महाराष्ट्र में है। कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों, महाराष्ट्र में है। ओके ओके सर जी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। ए नंबर से मुंह से, बी नंबर पे बड़ी आंत से, सी नंबर पे छोटी आंत से और डी नंबर हो जाएगा पेट से। डी नंबर पे क्या हो जाएगा डियर, पेट से हो जाएगा। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। सभी लोग इसका जवाब देंगे मुंह से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से या फिर पेट से हो जाएगा। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, छोटी आंत से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी आंत से हो जाएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना, कहां से किए जाते हैं, छोटी आंत से। कहां से, छोटी आंत से किए जाते हैं। ओके, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 25 है गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। प्रश्न है जो गोबर नहीं होता है उस पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्सिकोल्स, बी नंबर पे टेरिकोल्स, सी नंबर पे कार्टिकोल्स और डी नंबर पे कोप्रोकिल्स। डी नंबर पे क्या है, कोप्रोकिल्स है। तो गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं मेरे मित्रों, सभी इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल डी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, कोप्रोफिल्स हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा, कोप्रोफिल्स हो जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हो बच्चा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या सही जवाब हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चन पढ़े और ये 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से भी थे, केमिस्ट्री भी थी साथ में, इसी में केमिस्ट्री, कंप्यूटर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। और आपका बायोलॉजी, ये मुख्य रूप से 4 सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट था, है ना। तो सभी को आई होप समझ में आए होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट सभी लोग जरूर सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस सेट। और अगर आपको इसका फ्री में पीडीएफ
फ्री में बच्चा पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, तो वहां आप सभी लोग जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। क्या करना है आप सभी को, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो वहां मैं आपको प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं बैच के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। दो तरीका है, एक तो आप लोग रेशवा एकेडमी को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में वहां पे पैरामेडिकल का सेक्शन होगा, ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमारी क्या फैकल्टीज हैं, है ना। तो हमारे यहाँ सबसे पहले आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास, वो भी ऑल सब्जेक्ट। कैसी डियर, ऑल सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लास हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। क्लासेस के बाद में आपको पीडीएफ, पीडीएफ के बाद में आपको मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। अगर आप, सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर आप लोग न्यू बैच को ज्वाइन करते हो, न्यू बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको ओल्ड बैच बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ऐसा पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं कंटेंट आपको मिलने वाला है ना। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो न्यू बैच अगर लोगे तो ओल्ड बैच फ्री, और साथ में एक्स्ट्रा टीचर के भी वीडियो आपको हम लोग 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और इन्हीं में से आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएगा। तो देर मत करिए, उठाइए फोन, और दिया हुआ नंबर है 9140611189 पे क्या करिए, कॉल कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे पैरामेडिकल लिखकर भेजिए, पैरामेडिकल लिखकर भेजिए। आपको बच्चा पैरामेडिकल के कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, आपको कोर्स की संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। क्या आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। और क्लासेस को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। इसी तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।